कहानी शुरू होती है जब कुणाल के माता पिता की पहाड़ों में हुए एक भयानक हादसे में मौत हो जाती है। अब उसका कोई अपना नहीं बचता, इसलिए उसे एक मठ में रहने भेज दिया जाता है। उसे सुपर हीरो की कहानियां पढ़ना बहुत पसंद होता है। खाली समय में वह दूसरे बच्चों के साथ बास्केटबॉल खेलता है। एक दिन अचानक एक भिक्षु उसे अपने पास बुलाते हैं। कुणाल को लगता है कि शायद कोई सामान्य बात होगी। भिक्षु बताते हैं कि उसके चाचा देशराज का एक पत्र आया है। देशराज का अपना स्कूल है और अब वे चाहते हैं कि कुणाल उनके साथ रहे और उसी स्कूल में पढ़ाई करे। ये सुनते ही कुणाल उदास हो जाता है, इसलिए उनके फैसले को बदला नहीं जा सकता। भारी मन से वह मठ के सभी लोगों से विदा लेता है और अपने चाचा के घर की लंबी यात्रा पर निकल पड़ता है। लेकिन वहां पहुंचते ही उसे एहसास हो जाता है कि यहाँ कोई उसका इंतजार नहीं कर रहा था। अगली सुबह वह पहली बार अपने चाचा के स्कूल जाता है। क्लास शुरू होती है और इंग्लिश के टीचर पढ़ाने लगते हैं। कुणाल टीचर की गलती देखकर हंस पड़ता है और उन्हें सही करने की कोशिश करता है, लेकिन अपनी गलती मानने के बजाय टीचर भड़क जाते हैं। पूरी क्लास के सामने वे कुणाल को सजा देते हैं और सख्त आवाज में कहते हैं कि आगे से ऐसा कभी मत करना, जैसे तुम्हें सबसे ज्यादा सब कुछ पता हो। स्कूल खत्म होने के बाद कुणाल बहुत गुस्से और मायूसी में बाहर निकलता है। तभी उसके नए दोस्त भाई बहन आर्यू और रॉनी उसके पास आते हैं। वे उसे समझाते हैं कि इस स्कूल में टीचरों का बच्चों को इस तरह डांटना और सजा देना आम बात है। वह कहता है कि सिर्फ बड़ा होने का मतलब यह नहीं कि कोई अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करे। अगर कोई गलत है तो उसे गलत ही कहना चाहिए। घर लौटने के बाद भी उसकी जिंदगी आसान नहीं होती। चाचा चाची उसे बिल्कुल अपनापन नहीं देते। घर में कोई उससे प्यार से बात तक नहीं करता। ज्यादातर समय वह अकेले ही रहता है। अगर कोई उसके साथ खड़ा रहता है तो वो सिर्फ आर्यू और रॉनी होते हैं। कुछ समय बाद कुणाल का जन्मदिन आता है। उसके दोनों दोस्त उसे सरप्राइज देने के लिए छोटे छोटे तोहफे लेकर आते हैं। फिर तीनों मिलकर जंगल में घूमने और खेलने निकल पड़ते हैं। घूमते घूमते वे एक पुराने और सुनसान घर के सामने पहुंचते हैं। आसपास के लोग उसे भूतिया घर मानते हैं। आर्यू मजाक में कहता है कि अगर कुणाल सच में भूतों से नहीं डरता तो उसे अकेले अंदर जाकर दिखाना चाहिए। थोड़ा सोचने के बाद कुणाल चुनौती स्वीकार कर लेता है। वह अकेला उस पुराने घर के अंदर चला जाता है। बाहर खड़े आर्यू और रॉनी घबराए हुए उसका इंतजार करते रहते हैं। कुछ मिनट बाद कुणाल बिल्कुल सही सलामत बाहर आ जाता है, लेकिन तभी अचानक उस घर से चमगादड़ों का एक बड़ा झुंड उड़कर बाहर निकलता है। तीनों बच्चे जान बचाकर भागते रहते हैं। तभी रास्ते में उन्हें एक आदमी दिखाई देता है जिसके हाथ में एक कुदाल होती है। डर के मारे वे बिना कुछ सोचे उसे कोई काला जादू करने वाला आदमी समझ लेते हैं और वहां से और भी तेज भाग जाते हैं। अगली सुबह कहानी का रुख पूरी तरह बदल जाता है। देशराज के स्कूल में एक सरकारी इंस्पेक्टर जांच करने आता है। हमेशा की तरह देशराज चालाकी करने की कोशिश करता है। वह अपने एक कर्मचारी से किसी बड़े आदमी का नाटक करवाता है ताकि इंस्पेक्टर को लगे कि स्कूल में बड़े बड़े लोग दान दे रहे हैं। इंस्पेक्टर सीधे देशराज से कहता है कि स्कूल को मिले दान में से पूरे 60 लाख रुपए गायब है। वह तुरंत हिसाब मांगता है और साफ चेतावनी देता है कि अगर जवाब नहीं मिला तो उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर दी जाएगी। ये सुनकर देशराज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। घबराकर वह घर पहुंचता है और अपनी पत्नी से एक पुरानी बात करता है। उसे याद आता है कि कुणाल के पिता अपने बेटे के लिए 70 लाख रुपए छोड़ गए थे, लेकिन एक शर्त थी, वह पैसा तभी मिलेगा जब कुणाल 21 साल का हो जाएगा। वे तय करते हैं कि अगर दुनिया को यह यकीन दिला दिया जाए कि कुणाल मर चुका है तो किसी न किसी तरह उस पैसे तक पहुंचा जा सकता है। अपने प्लान को पूरा करने के लिए देशराज कुणाल को भारत के सबसे बड़े थीम पार्क घुमाने ले जाता है। मासूम कुणाल सोचता है कि शायद पहली बार उसके अंकल उसके साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद देशराज उसे एक बड़ी राइड पर बैठने के लिए कहता है, लेकिन कुणाल अकेले बैठने से मना कर देता है। वह कहता है कि अगर अंकल भी साथ बैठेंगे तभी वह राइड पर जाएगा। मजबूरी में देशराज हाँ कर देता है। राइड शुरू होने से ठीक पहले वह बड़ी चालाकी से कुणाल की सीट बेल्ट बांध देता है, फिर चुपके से नीचे उतर जाता है और तुरंत वहां से फेरी पकड़कर भाग निकलता है। जब राइड खत्म होती है तो कुणाल खुशी खुशी अपने अंकल को ढूंढने लगता है। वह दौड़ता हुआ घाट तक पहुंचता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। उसकी आंखों के सामने सिर्फ फेरी दूर जाती हुई दिखाई देती है। अब वह इस अनजान शहर में बिल्कुल अकेला छूट चुका होता है। उधर देशराज अपनी पत्नी को फोन करके कहता है कि पूरे शहर में यह खबर फैला दो कि कुणाल की मौत ट्रेन हादसे में हो गई है। दोनों तुरंत उसके नकली अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू कर देते हैं ताकि किसी को भी उन पर जरा सा भी शक न हो। इधर बेचारा कुणाल सड़कों पर भटकता रहता है। आखिरकार वह एक जगह बैठकर खाना खाने की कोशिश करता है। तभी कुछ बेघर लोग उसका खाना और सामान छीनने के लिए उस पर टूट पड़ते हैं। कुणाल पूरी कोशिश करता है कि अपना सामान बचा सके,
लेकिन तभी अचानक किट्टू नाम की एक औरत वहां पहुंच जाती है। वह उन लोगों को डांट कर भगा देती है और कुणाल की मदद करती है। किट्टू कुणाल को अपने रहने की जगह यानी थिएटर के एक छोटे से स्टोर रूम में ले जाती है। वहीं बैठकर कुणाल उसे अपनी पूरी कहानी सुनाता है। वह बताता है कि कैसे उसके चाचा उसे थीम पार्क में अकेला छोड़कर भाग गए। किट्टू को उसकी बात पर पूरा भरोसा हो जाता है। वह तय करती है कि वह खुद कुणाल को उसके चाचा के घर वापस छोड़कर आएगी। उधर गांव में एक ढोंगी वैद्य बाबा आर्यू से बात करता है। आर्यू उसे बताता है कि कुणाल उस पुराने भूतिया घर के अंदर गया था। बस फिर क्या था? बाबा इस बात का फायदा उठाकर पूरे गांव में अफवाह फैला देता है कि कुणाल किसी श्राप की वजह से गायब हो गया है। इसी बीच उस सुनसान घर के पास रहने वाला रहस्यमयी आदमी दूर खड़ा होकर ये सब चुपचाप देखता रहता है। अगली सुबह देशराज एम्बुलेंस लेकर गांव पहुंचता है। थोड़ी ही देर में पूरे गांव के लोग कुणाल के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए इकट्ठा हो जाते हैं। अंतिम संस्कार शुरू होने से पहले देशराज सबको बाहर भेज देता है और कुछ देर के लिए ताबूत के साथ अकेला रह जाता है। तभी वह अपनी पत्नी को सच बताता है कि ताबूत के अंदर कुणाल की लाश नहीं बल्कि सिर्फ एक गुड़िया रखी हुई है। इसके बाद सबके सामने उसी गुड़िया का अंतिम संस्कार कर दिया जाता है। देशराज का प्लान पूरी तरह सफल हो जाता है। दूसरी तरफ किट्टू और कुणाल भी उस स्टोर रूम से निकलने का फैसला करते हैं। बाहर निकलते समय एक गार्ड उन्हें देख लेता है, लेकिन दोनों किसी तरह वहां से भाग निकलते हैं। वे जल्दी से एक टैक्सी पकड़ते हैं और सीधे रेलवे स्टेशन पहुंच जाते हैं। स्टेशन पर किट्टू कुणाल को ट्रेन में चढ़ा देती है। फिर वह सोचती है कि सफर लंबा है, इसलिए उसके लिए कुछ खाने का सामान ले आए। वह नीचे उतरती है, लेकिन तभी स्टेशन का एक कर्मचारी उसे किसी बात में रोक लेता है। उसी समय ट्रेन चल पड़ती है। ट्रेन को चलते देखकर कुणाल घबरा जाता है। किट्टू उसे देखकर जोर से चिल्लाती है और किसी तरह उसे कूदने से रोक देती है। ट्रेन आगे बढ़ जाती है और किट्टू प्लेटफॉर्म पर ही पीछे छूट जाती है। कुछ समय बाद कुणाल अपने पुराने शहर पहुंच जाता है। स्टेशन से निकलकर वह शहर के प्रवेश द्वार तक पहुंचता है, लेकिन जैसे ही एक दुकानदार की नजर उस पर पड़ती है, वह डर के मारे घबरा जाता है। वह चुपचाप शहर की तरफ चलता रहता है। तभी अचानक तेज बारिश शुरू हो जाती है। भीगने से बचने के लिए वह एक सफेद जैकेट पहन लेता है। यह नजारा देखकर गांव वालों के होश उड़ जाते हैं। डर के मारे लोग चीखते हुए अपने अपने घरों में छिप जाते हैं। लेकिन बेचारा कुणाल कुछ भी समझ नहीं पाता। उसे बस यही लगता है कि आखिर सब उससे भाग क्यों रहे हैं। इसी बीच देशराज का बेटा भागता हुआ अपने पिता के पास पहुंचता है और बताता है कि उसने कुणाल को अपनी आंखों से देखा है। ये सुनते ही देशराज समझ जाता है कि कुणाल अभी भी जिंदा है। वह गुस्से में एक बड़ा चाकू उठाता है और अपनी पत्नी से कहता है, इस बार मैं उसे हमेशा के लिए खत्म कर दूंगा। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं होता कि कुणाल खिड़की के बाहर खड़ा उनकी पूरी बात सुन चुका है। अपनी जान बचाने के लिए वह तुरंत वहां से भाग निकलता है। देशराज भी उसके पीछे जाने ही वाला होता है, लेकिन तभी गांव के लोग उसके घर पहुंच जाते हैं। सब उस कथित भूत की बातें करने लगते हैं। उधर कुणाल भागते भागते फिर उसी पुराने सुनसान घर में पहुंच जाता है और वहीं छिप जाता है। अंदर जाते ही उसकी मुलाकात उसी रहस्यमयी आदमी से होती है जिसके हाथ में हमेशा कुल्हाड़ी रहती थी। वह आदमी कुणाल को देखते ही उसे बाहर निकालने की कोशिश करता है। आखिरकार कुणाल हार मानकर सारी सच्चाई बता देता है। वह कहता है कि उसका अपना चाचा उसे मारना चाहता है और उसके पास अब कहीं जाने की कोई जगह नहीं बची है। लड़के की हालत देखकर उस आदमी का दिल पिघल जाता है। थोड़ी देर सोचने के बाद वह उसे अपने घर में रहने की इजाजत दे देता है। अगली सुबह कुणाल बहुत जल्दी उठ जाता है। वह पूरे घर में इधर उधर घूमने लगता है। तभी उसकी नजर एक छिपे हुए दरवाजे पर पड़ती है। जिज्ञासा में वह दरवाजा खोलता है और सीढ़ियों से नीचे उतर जाता है। जैसे ही वह लाइट जलाता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। नीचे कोई साधारण तहखाना नहीं, बल्कि एक शानदार लैब बनी हुई होती है, जहां हर तरफ अजीब मशीनें और वैज्ञानिक उपकरण रखे होते हैं। कुणाल को लैब देखकर हैरान खड़ा देख वह रहस्यमयी आदमी वापस आता है। वह मुस्कुराते हुए कहता है, यह कोई जादू नहीं है। फिर वह अपनी असली पहचान बताता है। वह कहता है कि वह कोई तांत्रिक या काला जादू करने वाला इंसान नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक है। लैब में रखी हर मशीन और हर चीज के पीछे विज्ञान का हाथ है, कोई चमत्कार नहीं। इसी दौरान बाहर गांव के लोग उस पुराने घर के सामने इकट्ठा हो जाते हैं। उन्हें पूरा यकीन होता है कि कुणाल की आत्मा उसी घर है, इसलिए वे उसे भगाने के लिए पूजा पाठ और प्रार्थना करने लगते हैं। वैज्ञानिक चुपके से बाहर जाकर उनकी बातें सुनता है। फिर वह कुणाल से कहता है कि यही इस गांव की सबसे बड़ी समस्या है। सालों से वे अंधविश्वास के डर में जी रहे हैं। वह कहता है कि अगर दोनों मिलकर काम करें
तो इस गांव से अंधविश्वास हमेशा के लिए खत्म किया जा सकता है। लेकिन कुणाल तुरंत मना कर देता है। उसका बस एक ही मन है किट्टू के पास वापस जाने का। वह वहां से निकलने ही वाला होता है। उसे याद आता है कि कैसे स्कूल में बच्चों पर जुल्म किया जाता है, उनसे जबरदस्ती काम करवाया जाता है और कोई भी उनके लिए आवाज नहीं उठाता। यही सोचकर उसका फैसला बदल जाता है। वह वापस लैब में आता है और वैज्ञानिक का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। इसके बाद शुरू होती है एक बेहद कठिन ट्रेनिंग। कई दिनों की मेहनत और अभ्यास के बाद आखिरकार वह दिन आ ही जाता है। अपना पहला मिशन शुरू करने के लिए जयगोमन सीधे देशराज के स्कूल पहुंचता है। वहां वह देखता है कि बड़े लोग बच्चों से अपना काम करवा रहे हैं और उन्हें डरा धमका कर रखते हैं। पेड़ों के पीछे छिपकर जयगोमन सबसे पहले स्कूल में लगी देशराज की बड़ी मूर्ति के कुछ हिस्से तोड़ देता है। मूर्ति टूटते ही स्कूल के कर्मचारी गुस्से में उसे पकड़ने के लिए जंगल की तरफ दौड़ पड़ते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि सामने कोई आम लड़का नहीं बल्कि नई तकनीक से लैस जयगोमन है। ये नजारा देखते ही कर्मचारियों की हालत खराब हो जाती है। वे डर के मारे इधर उधर भागने लगते हैं। जयगोमन यहीं नहीं रुकता। जान बचाकर भागते हुए सभी कर्मचारी स्कूल वापस पहुंचते हैं और हांफते हुए बताते हैं कि जंगल में किसी भूत ने उन पर हमला कर दिया। पूरे स्कूल में अफरा तफरी मच जाती है। हर कोई डरकर छिपने लगता है। जयगोमन सबको चेतावनी देता है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। इतना कहकर वह घने कोहरे में गायब हो जाता है। उधर देशराज जब घर लौटता है तो उसे स्कूल में हुई पूरी घटना के बारे में पता चलता है। सारी बातें सुनते ही उसे समझ आ जाता है कि जयगोमन और कोई नहीं बल्कि कुणाल ही है। देशराज की पत्नी डर जाती है। उसे लगता है कि अब उनकी सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ जाएगी। उधर किट्टू, जिसे सुधार गृह में बंद कर दिया गया है, बार बार सबको समझाने की कोशिश करती है कि वह बेगुनाह है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। इसी दौरान कुणाल घर में रखे पुराने सामान को देख रहा होता है। तभी उसे एक पुराना बक्सा मिलता है जिसमें कई पुराने कागज और दस्तावेज रखे होते हैं। उन्हें पढ़कर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अगर आप इतने बड़े वैज्ञानिक हैं तो आपने गांव वालों को सच क्यों नहीं बताया? यह देखकर कुणाल नाराज हो जाता है और कहता है कि अगर उन्हें सच नहीं बताना तो वह भी अब उनकी मदद नहीं करेगा। आखिरकार रॉय चुप्पी तोड़ देते हैं। लेकिन गांव पहुंचते ही उन्हें पता चला कि देशराज और ढोंगी बाबा मिलकर लोगों के अंधविश्वास का फायदा उठा रहे हैं। जब डॉन रॉय ने उनकी सच्चाई सबके सामने लाने की कोशिश की तो दोनों ने मिलकर उनके घर में आग लगा दी। फिर पूरे गांव में यह झूठ फैला दिया कि यह भगवान का श्राप था और सबका भरोसा खोने के बाद रॉय के पास कोई रास्ता नहीं बचा। इसलिए वे उसी सुनसान घर में रहने लगे जिसे लोग भूतियां समझते थे। अब वह पूरे दिल से उनका साथ देने का फैसला करता है। कुछ ही दिनों बाद जयगोमन एक बार फिर स्कूल पहुंच जाता है। इस बार वह सीधे क्लासरूम में घुसता है और ब्लैक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में लिख देता है, देशराज एक चोर है। ये देखकर पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है। इसके बाद जयगोमन का ध्यान सीधे देशराज की तरफ जाता है। वह लाउडस्पीकर से पूरे स्कूल में जोर से ऐलान करता है कि देशराज ने स्कूल के लाखों रुपए चुराए हैं और बच्चों के हक का पैसा अपनी जेब में डाल लिया है। देशराज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, जयगोमन अपनी एक और वैज्ञानिक मशीन का इस्तेमाल करता है। वह सूरज की किरणों को एक जगह इकट्ठा करके सीधे देशराज के कपड़ों पर डाल देता है। कुछ ही सेकंड में उसके कपड़ों में आग लग जाती है। देशराज घबराकर इधर उधर भागने लगता है, जबकि स्कूल में मौजूद हर इंसान डर और हैरानी से यह सब अपनी आंखों के सामने देखता रह जाता है। जयगोमन सबको चेतावनी देता है कि हम बहुत जल्द फिर मिलेंगे। कुछ दिनों बाद पूरे गांव में एक त्योहार मनाया जाता है। हर तरफ खुशियों का माहौल होता है, लेकिन रोनी के चेहरे पर मुस्कान नहीं होती। उधर झाड़ियों के पीछे छिपा कुणाल अपने दोस्तों को चुपचाप देख रहा होता है, लेकिन तभी रॉय उसे रोक लेते हैं। वह कहते हैं, अगर तुम अभी सबके सामने आ गए तो हमारा पूरा प्लान बेकार हो जाएगा। कुणाल उनकी बात समझ नहीं पाता। वह तो बस किट्टू के साथ एक सामान्य जिंदगी जीना चाहता है। तभी रॉय एक ऐसी बात कहते हैं जो कुणाल का दिल तोड़ देती है। वे कहते हैं, किट्टू अब वापस नहीं आएगी। ये सुनते ही कुणाल पूरी तरह टूट जाता है। उस रात वह किट्टू के साथ बिताए हर पल को याद करता रहता है और उन्हीं यादों में खोया खोया सो जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि किट्टू सुधार गृह से निकल चुकी है और हर जगह उसे ढूंढ रही है। वह शहर के प्रवेश द्वार पर पहुंचती है और एक दुकानदार को कुणाल की तस्वीर दिखाकर उसके बारे में पूछती है। दुकानदार हैरानी से कहता है, अरे इस लड़के की तो कई हफ्ते पहले मौत हो चुकी है। वह एक एक करके कई लोगों से पूछती है, लेकिन हर किसी का जवाब वही होता है। इसी तलाश में वह जंगल की तरफ पहुंच जाती है। वहीं उसकी मुलाकात अचानक रॉय से होती है। रॉय उसे तुरंत पहचान लेते हैं। वे पास ही कुणाल की ट्रेनिंग शुरू कर देते हैं। रॉय एक बड़ा ट्रैम्पोलिन लगाते हैं और कुणाल से कहते हैं कि जितना हो सके
उतनी ऊंची छलांग लगाओ। जैसे ही कुणाल हवा में ऊपर उछलता है, उसकी नजर दूर खड़ी किट्टू पर पड़ती है और बिना एक पल गंवाए उसकी तरफ दौड़ पड़ता है। किट्टू भी उसे जिंदा देखकर खुशी से भर जाती है। उसकी आंखों में राहत के आंसू आ जाते हैं। कुछ देर बाद तीनों वापस उसी सुनसान घर में पहुंचते हैं। वहां बैठकर कुणाल किट्टू को शुरू से लेकर अब तक की पूरी कहानी बता देता है। वह बताता है कि कैसे डॉन रॉय ने उसकी जान बचाई और उसे हर कदम पर सहारा दिया। लेकिन किट्टू की सोच कुछ और होती है। वह डॉन रॉय का शुक्रिया अदा करने के बजाय उन पर गुस्सा करने लगती है। वह आरोप लगाती है कि उन्होंने अपने पुराने बदले के लिए एक मासूम बच्चे का इस्तेमाल किया है। फिर वह साफ कह देती है कि अगले ही दिन वह कुणाल को अपने साथ यहाँ से ले जाएगी। इतना कहकर वह कुणाल को आराम करने के लिए उसके कमरे में भेज देती है। कुणाल आखिरी बार उसे समझाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि रॉय ने उसे कभी किसी काम के लिए मजबूर नहीं किया, लेकिन किट्टू उसकी बात मानने को तैयार नहीं होती। किट्टू की बातें सुनकर कुणाल का दिल टूट जाता है। वह चुपचाप अपने कमरे में जाकर सो जाता है। देर रात जब सब गहरी नींद में होते हैं, कुणाल अकेले टहलने के लिए घर से बाहर निकल जाता है। लेकिन उसे बिल्कुल भी पता नहीं होता कि देशराज के कुछ आदमी उसे देख चुके हैं और चुपचाप उसका पीछा कर रहे हैं। इस खतरे से बेखबर कुणाल सीधे आर्यू और रॉनी के घर पहुंचता है। दोनों दोस्त उसे जिंदा देखकर खुशी से हैरान रह जाते हैं। कुणाल उन्हें बताता है कि वह कभी भूत नहीं बना था। फिर वह किट्टू और डॉ रॉय के बीच हुई बहस के बारे में भी सब कुछ बता देता है। वह उदास होकर कहता है कि अगली सुबह वह यह जगह छोड़ देगा। जाने से पहले वह अपने दोनों दोस्तों से एक वादा मांगता है। वह कहता है, मुझे कभी मत भूलना और हमेशा अन्याय के खिलाफ लड़ते रहना। सुबह होने से पहले कुणाल वापस लौटने के लिए निकल पड़ता है, लेकिन रास्ते में अचानक देशराज अपनी कार लेकर उसके सामने आ जाता है। कुणाल किसी तरह अपनी जान बचाकर जंगल की तरफ भाग जाता है, लेकिन देशराज उसका पीछा नहीं छोड़ता। भागते भागते दोनों फिर स्कूल पहुंच जाते हैं। अपनी जान बचाने के लिए कुणाल एक बड़े ब्लैक बोर्ड के पीछे छिप जाता है। कुछ ही देर बाद देशराज भी वहां पहुंच जाता है और उसे ढूंढ निकालता है। गुस्से से पागल होकर वह कुणाल का गला दबाने लगता है। वह पूरी ताकत से देशराज को धक्का मारता है और कहता है, जयगोमन कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहकर वह वहां से भाग निकलता है और स्कूल की छत पर चढ़ जाता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। अब वह छत के किनारे से लटका होता है और किसी भी पल नीचे गिर सकता है, लेकिन उसका निर्दयी चाचा बस खड़ा होकर उसे नीचे गिरते हुए देखता रहता है। वह आराम से अपने ऑफिस में जाकर बैठ जाता है, लेकिन तभी कुछ ऐसा होता है जिसे देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। अचानक जयगोमन उसके सामने दिखाई देता है और पूरे स्कूल में उसका पीछा करने लगते हैं। देशराज बुरी तरह डर जाता है। चारों तरफ जयगोमन को देखकर उसके हाथ पैर कांपने लगते हैं। आखिरकार वह घुटनों के बल बैठ जाता है और रोते हुए माफी मांगने लगता है। डर के मारे वह अपना हर गुनाह कबूल कर लेता है। वह मान लेता है कि उसी ने कुणाल को थीम पार्क में अकेला छोड़ दिया था। जैसे ही उसकी पूरी सच्चाई सबके सामने आ जाती है, जयगोमन अपना मास्क उतारते हैं। देशराज की आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसी समय रॉनी और किट्टू भी स्कूल पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर वे देखते हैं कि देशराज पूरी तरह डर और सदमे में बैठा हुआ है, लेकिन उनकी नजर तुरंत कुणाल पर जाती है। लेकिन छत से गिरने की वजह से वह बुरी तरह घायल हो चुका होता है। थोड़ी देर बाद एक डॉक्टर आकर उसकी जांच करता है। फिलहाल उसे यहीं आराम और देखभाल की जरूरत है। यह सुनकर डॉ रॉय और किट्टू दोनों बहुत परेशान हो जाते हैं। वे दिन रात कुणाल के पास बैठे रहते हैं और बस यही दुआ करते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हो जाए। उधर पूरे गांव में खबर फैल जाती है कि उनका हीरो जयगोमन जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहा है। धीरे धीरे गांव के लोग उस सुनसान घर के बाहर इकट्ठा होने लगते हैं। वे सब तालियां बजाते हैं और जोर जोर से एक ही नाम पुकारते हैं, जयगोमन जयगोमन। बाहर से आती अपने दोस्तों और गांव वालों की आवाजें सुनकर बेहोश पड़े कुणाल के मन में उसकी पूरी जिंदगी घूमने लगती है। आर्यू और रॉनी की दोस्ती, किट्टू का साथ और डॉ रॉय की सीख, सब कुछ याद आने लगता है। इन यादों से उसे फिर से जीने की ताकत मिलती है। धीरे धीरे वह अपनी आंखें खोलता है और फिर खुद उठकर बैठ जाता है। उसे होश में आता देखकर वहां मौजूद हर इंसान खुशी से झूम उठता है। आखिरकार कुणाल की हिम्मत और जयगोमन की लड़ाई रंग लाती है। पूरा शहर अंधविश्वास के डर से आजाद हो जाता है। लोग अब अंधी आस्था पर नहीं, बल्कि सच और विज्ञान पर भरोसा करना सीख जाते हैं। कुणाल, किट्टू और बाकी बच्चे भी वहीं रहने लगते हैं और सब मिलकर एक नई, खुशहाल और उम्मीदों से भरी जिंदगी की शुरुआत करते हैं।